चलो भाई, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल फिजियो मंत्रा पे। और आज हम बात करने वाले हैं ब्रोंकियल अस्थमा के बारे में। बहुत ही आसान सा टॉपिक है और बहुत ही ब्रीफ में और अच्छे तरीके से हम इस टॉपिक को आज कवर करने वाले हैं। और यह एक तरह का रिवीजन वीडियो होने वाला है, जिसमें हम ब्रोंकियल अस्थमा के बारे में कंप्लीटली पढ़ेंगे। तो आज के इस वीडियो में हम इन टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं। इससे पहले अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। अस्थमा इज अ प्रिवेलेंट क्रॉनिक इन्फ्लामेटरी रेस्पिरेटरी कंडीशन। सो अस्थमा जो है वो एक क्रॉनिक मतलब कि लॉन्ग टर्म इन्फ्लामेटरी, इन्फ्लामेशन, समझ रहे हैं दोनों टर्म का मीनिंग, रेस्पिरेटरी रिलेटेड टू लंग्स एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम कंडीशन है। ओके, this respiratory condition is characterized by inflammation of the airways causing intermittent airflow obstruction and bronchial hyperresponsiveness। सबसे पहले तो आप एयरवेज समझ रहे हैं। अब इनका कहीं इन्फ्लामेशन होने वाला है, जो कि हम आगे इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। अभी मैं बस एक इंट्रोडक्शन आपको दे रहा हूँ कि इन्फ्लामेशन और वो किससे रिलेटेड है, एयरवेज से रिलेटेड है। एयरवेज आप समझ पा रहे हैं, ये एयरवेज कॉजिंग इंटरमिटेंट एयर फ्लो ऑब्स्ट्रक्शन। अब इस चीज को समझना, ऑब्स्ट्रक्शन एक ऐसा वर्ड है जो आपको बार बार सुनने को मिलेगा। यहाँ पे दो चीजें होती हैं, एक ऑब्स्ट्रक्शन और एक रेस्ट्रिक्शन। ठीक है, जो लंग की डिजीज है वो भी इसी पे थोड़ा सा डिवाइडेड है कि ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज है या रेस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज है। इनके बीच में क्या डिफरेंस है, इसके लिए एक और वीडियो ऑलरेडी चैनल पे अवेलेबल है। मैंने उसका लिंक डाल दिया डिस्क्रिप्शन में, आप एक बार जरूर देख लेना ताकि आप समझ पाओ कि दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है। चलिए फिलहाल के लिए आगे बढ़ते हैं। अब है ब्रोंकियल हाइपर रिस्पॉन्सिवनेस। हाइपर का मतलब आप समझ रहे हैं, ज़्यादा हो जाता है। हाइपर, हाइपो समझ रहे हैं, हाइपो अगर कम है तो, हाइपर अगर ज़्यादा है तो। रिस्पॉन्सिवनेस, रिस्पॉन्स क्या होता है, कोई एक स्टिमुलाई है उस पर जो बॉडी रिएक्ट करती है, बॉडी का इम्यून सिस्टम जो रिएक्ट करता है, बॉडी के सेल्स जो रिएक्ट करते हैं, वो हमारा रिस्पॉन्स हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे रिस्पॉन्सिवनेस जो बढ़ जाती है, किसकी बढ़ जाती है, ब्रोंकियल। ओके, अब ये कैसे बढ़ती है, क्या उसकी पैथोफिजियोलॉजी है, वो हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो अस्थमा का जो हॉलमार्क सिम्टम्स होते हैं वो कफिंग, विजिंग, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होती है, जो ज़्यादातर कोई किसी ट्रिगर फैक्टर से ज़्यादा और बढ़ जाते हैं, कोई एलर्जेंस या कोई इन्फेक्शन हो वायरल, तो उससे और ये इंक्रीज हो जाती है। अब एपिडेमियोलॉजी में जहाँ तक हम बात कर लें तो ये अराउंड 260 मिलियन इंडिविजुअल्स सफ़र कर रहे हैं अस्थमा से। 420,000 डेथ्स पर ईयर डॉक्यूमेंट किए गए हैं। और अमॉन्ग द इंडिविजुअल्स यंगर देन 18, बॉयज एग्जिबिट अ हायर प्रेवलेंस कंपेयर टू गर्ल्स। तो 18 ईयर्स से कम के एज ग्रुप में ये बॉयज में ज़्यादा प्रेवलेंट है एज कंपेयर टू गर्ल्स। एंड वाइल अमंग एडल्ट्स women are more commonly affected than men। तो अगर 18 ईयर्स के बिलो की बात करें तो बॉयज़ ज़्यादा, यानी कि मेल पॉपुलेशन ज़्यादा अफेक्टेड है। और अगर एडल्ट्स में बात करें हम तो वुमेन पॉपुलेशन ज़्यादा अफेक्टेड है। अब आते हैं मुद्दे की बात पे। जैसे कि हमने पीछे पढ़ा कि यहाँ पे इन्फ्लामेशन ऑफ एयरवेज होता है, तो वो इन्फ्लामेशन कैसे होता है, क्या उसका स्ट्रक्चर है, इस चीज़ को समझेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इस वीडियो का। अब पिक्चर 1 में देखो आप, ये जो एयरवेज है इसका डायमीटर बड़ा है, मतलब पूरा ओपन है ये एयरवेज। अब इससे एयर का जो फ्लो होगा वो कहीं भी नहीं रुकेगा, देर विल बी नो ऑब्स्ट्रक्शन इन द एयरवेज इन द फर्स्ट पिक्चर। सो दिस इज नॉर्मल एयरवे विच इज फुल्ली डायलेटेड एज मेंशन्ड। नाउ कम टू पिक्चर 2। अब दूसरा ये जो पिक्चर है ये एस्थमेटिक एयरवे है। यहाँ पे क्या हुआ है, ये जो डायमीटर है ये इसके कंपेरिजन में रिड्यूस हो गया है 20%। अब डायमीटर 20% रिड्यूस हो जाएगा तो एयर फ्लो में ऑब्स्ट्रक्शन ऑब्वियसली देखने को मिलेगा। अब अगर आप इस थर्ड इमेज को देखो, यहाँ पर जो डायमीटर है वो 50% रिड्यूस हो चुका है, उससे कई बार ज़्यादा रिड्यूस हो जाता है। यह अस्थमा अटैक को रिप्रेजेंट कर रहा है, जब सीवियर केसेस में और ये बहुत ही क्रॉनिक सीवियर केसेस में हमें ऐसी चीज़ें देखने को मिलती हैं।
इन तीनों डायग्राम्स को आप अपने नोट्स में ज़रूर मेंशन कर सकते हो, ताकि जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप इन चीज़ों को अगर इस तरीके से एक्सप्लेन करते हो तो ऑब्वियसली वहाँ पे क्लियर रहेगा कि हाँ, आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर है कि आखिर हो क्या रहा है एयरवेज में। ओके, सो दीज आर सम पॉइंट्स यू नीड टू लुक फॉर। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, ट्रिगर्स ऑफ ब्रोंकियल अस्थमा। अब जो ये ब्रोंकियल अस्थमा है, हमने पहले ही पढ़ा कि ये हाइपर क्या होता है, रिस्पॉन्सिवनेस है, ये ट्रिगर्स की वजह से ही होता है। ठीक है, तो कौन कौन से वो ट्रिगर करने वाले जो फैक्टर्स हैं, इनमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है एलर्जेंस। किसी प्रकार की अगर पेशेंट को किसी चीज़ से एलर्जी है तो उसका एक्सपोजर ब्रोंकियल अस्थमा को ट्रिगर कर सकता है। इसके अलावा जो कोल्ड एयर है, एक्सरसाइज इंड्यूस्ड अस्थमा, कई बार जो एक्सरसाइज करने से भी अस्थमा इंड्यूस हो जाता है। ऑक्यूपेशनल इंड्यूस्ड अस्थमा है, डस्ट है, एनिमल्स हैं, इन्फेस्टेशंस ऑफ रोडेंट्स एंड कॉकरोचेस, नोज एंड साइनस प्रॉब्लम्स और कुछ मेडिकेशंस। तो इन चीज़ों को आप नोट कर सकते हो। कमिंग टू द इटियोलॉजीज, 3 मेजर फैक्टर्स हैं, एक जेनेटिक फैक्टर, एक प्रीनेटल फैक्टर्स और बाकी अदर फैक्टर्स। तो जेनेटिक फैक्टर में तो जेनेटिक जो प्रीडिस्पोजिशन है उसकी वजह से अस्थमा इंड्यूस हो जाता है कभी कभी। इसके अलावा जो मेजरली हमें देखने को मिलता है उसमें पॉजिटिव फैमिली हिस्ट्री एक चीज़ देखने को मिलती है। अपार्ट फ्रॉम दैट, जैसे कि मैंने पहले ही बताया आपको कि एलर्जी जो ये स्ट्रॉन्गेस्ट जो रिस्क फैक्टर है अस्थमा के लिए, वो एलर्जी है। किसी चीज़ से अगर एलर्जी है पेशेंट को तो अस्थमा इंड्यूस हो जाता है और ज़्यादा ट्रिगर हो जाता है। कंडीशन सच एज हाइपरवेंटिलेशन, गैस्ट्रोइसोफेगियल रिफ्लेक्स डिजीज एंड ये गैस्ट्रोइसोफेगियल रिफ्लेक्स डिजीज GERD, इसके बारे में अगर आपको नॉलेज नहीं है तो इस पे भी एक वीडियो ऑलरेडी चैनल पे अवेलेबल है, आप जाके देख सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस वी हैव द क्रॉनिक साइनसाइटिस एज मेंशन्ड इन द प्रीवियस पार्ट। इसके बाद हमारा आता है प्रीनेटल फैक्टर्स, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है प्री टर्म बर्थ। और प्री टर्म बर्थ से रिलेटेड ऑलरेडी बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस हैं, बहुत सारे ऐसे डिजीज़ हैं जो देखने को मिलती हैं क्योंकि इम्यून सिस्टम उतना ग्रोथ नहीं कर पाता है जो प्री टर्म बर्थ होता है उसमें। अपार्ट फ्रॉम दैट, मैटरनल स्मोकिंग, obviously during pregnancy if mother is smoking there are chances of asthma to be induced in the child. Moving forward, अब है साइंस एंड सिम्टम्स। जो साइंस एंड सिम्टम्स होंगे मेजरली आपको जो कार्डियो के जितने भी इशूज़ हैं उसमें बहुत ही ज़्यादा कॉमन देखने को मिलेंगे, जैसे कि वीजिंग कफ, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, चेस्ट टाइटनेस, चेस्ट पेन, ये सब आपको ना बहुत सारे जो कार्डियो के इशूज़ हैं उसमें देखने को मिलेंगे। तो एक कॉमन सा एक सिम्टम है और अगर आप डिटेल में जब तक फिजिकल एग्जामिनेशन या डायग्नोसिस के लिए नहीं जाते हैं तो कह पाना बहुत मुश्किल होता है, मतलब कि इसका प्रोविजनल डायग्नोसिस क्या होगा। ठीक है, लेकिन जो इसके मेन 4 कार्डिनल सिम्टम्स हैं एसोसिएटेड विद अस्थमा आर विजिंग, कफ, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ एंड चेस्ट टाइटनेस। अब इसमें कफ में क्या है ना कि ज़्यादातर ये नॉक्टर्नल और ज़्यादा हो जाता है। नॉक्टर्नल ज़्यादा मतलब है कि रात के टाइम पे ये ज़्यादा, मतलब इसकी स्थिति खराब हो जाती है कफिंग की, ये देखने को मिला है हमें अस्थमा पेशेंट्स में। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस, अस्थमा सिम्टम्स टिपिकली अकर इंटरमिटेंटली, मतलब lasting for hours to days and resolve upon the removal of triggers or administration of asthma medication। मतलब अस्थमा हो रहा है, फिर हमने या तो कुछ मेडिकेशंस दी उसको या फिर जो ट्रिगर्स थे उसको रिमूव कर दिया तो फिर ये रिजॉल्व हो जाता है। यह है इंटरमिटेंट का मतलब। अब आते हैं इस वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पे जो कि है पैथोफिजियोलॉजी। इस वीडियो में मैंने इस फ्लो चार्ट की हेल्प से आपको बहुत ही आसान तरीके में इस पूरी पैथोफिजियोलॉजी को समझाने की कोशिश की है। और अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें तो आप अगर पैथोफिजियोलॉजी में पूरा का पूरा पैराग्राफ ना लिख के अगर सिर्फ ये एक फ्लो चार्ट भी बना दें तो एग्जामिनर समझ पाता है कि हाँ आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर है। और ये चीज़ें ज़्यादा अच्छी भी लगती है एग्जामिनर पॉइंट ऑफ व्यू से, जब चेकिंग करते हुए वो पैराग्राफ पढ़ना उतना पसंद करते भी नहीं है। चलिए इन सब चीज़ों को साइड में रखते हैं और सबसे पहले इस फ्लो चार्ट को समझते हैं। पैथोफिजियोलॉजी में सबसे पहले आता है हमारा ट्रिगर फैक्टर, जिसके बारे में हम ऑलरेडी बहुत बात कर चुके हैं। अब इनके रिस्पॉन्स में जो एयरवे है उसका इन्फ्लामेशन हमें देखने को मिलता है। एयरवे इन्फ्लामेशन और उसके साथ साथ 3 चीज़ें देखने को मिलती हैं, जिसमें कि पहला है हाइपर सेक्रेशन ऑफ म्यूकस,
दूसरा स्वेलिंग ऑफ ब्रोंकियल मेम्ब्रेन, और तीसरा एयरवे मसल कॉन्स्ट्रिक्शन। ये 3 चीज़ें इसके साथ साथ ही हमें देखने को मिलती हैं ब्रोंकियल अस्थमा में। अब इन तीनों की वजह से जो हमारा ब्रीथिंग पैसेज है वो बहुत ही ज़्यादा नैरो हो जाता है। अब ये अगर ओरिजिनल ब्रीथिंग पैसेज आप समझो कि उसका अगर डायमीटर है, इसमें अगर ब्रोंकियल मेम्ब्रेन की भी स्वेलिंग हो जाए पहले तो ठीक है, ब्रोंकियल मेम्ब्रेन की स्वेलिंग हो जाए, एंड देन वी हैव द मसल कॉन्स्ट्रिक्शन एज वेल हैपनिंग हेयर, यहाँ पे मसल कॉन्स्ट्रिक्शन भी हो जाए, और फिर इसके ऊपर से अब जो म्यूकस है उसका हाइपर सेक्रेशन हो जाए, मतलब जितना म्यूकस ड्रेन हो पा रहा है उससे ज़्यादा वहाँ पे तो सेक्रेट हो रहा है। तो ये सब यहाँ पे एक्यूमुलेट होके क्या करेगा, ये तीनों फैक्टर की वजह से क्या होगा कि जो हमारा पैसेज है, ये एयरवे पैसेज है, ये बहुत ही ज़्यादा छोटा हो जाएगा, बहुत ही ज़्यादा नैरो हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, ऑब्स्ट्रक्शन होगा, और उसके वजह से इस ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से हमें देखने को मिलेंगे ये सारे सिम्टम्स, वीजिंग, कफ, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, टाइटनेस ऑफ चेस्ट, ये सब हमें देखने को मिलेगा। तो ये है इसका मेजर पैथोफिजियोलॉजी जो आपको समझना और इसको फ्लो चार्ट के फॉर्म में बनाना आना बहुत ज़रूरी है अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें। बाकी कॉन्सेप्ट पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये चीज़ें बहुत आसान है, आप समझ सकते हैं आराम से। अब बात करेंगे फिजिकल एग्जामिनेशन के बारे में। इसमें जो सबसे पहला पॉइंट है वो कहता है कि वाइड स्प्रेड हाई पिच्ड व्हीज, ये हमें व्हीज, एक व्हीजिंग साउंड होती है जो कि हमें सुनने को मिलेगा, और वो प्राइमरली मिलेगा कब, ड्यूरिंग एक्सपीरेशन, एक्सपीरेशन के टाइम पे मिलेगा। और ये क्यों सुनने को मिलेगा, बिकॉज ऑफ एयर फ्लो ऑब्स्ट्रक्शन थ्रू नैरोड एयरवेज, ठीक है। दूसरा जो हमारा फिजिकल एग्जामिनेशन का फाइंडिंग होगा वो होगा प्रोलॉन्ग्ड एक्सपायरेटरी फेज। अब जो एक्सपीरेशन वाला जो फेज होगा वो ज़्यादा लंबा देखने को मिलेगा एज कम्पेयर टू इंस्पिरेशन वाला फेज। ये क्यों होगा, मैंने पहले ही बताया आपको कि ये एक ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीज़ है, और ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीज़ में क्या होता है, मेजरली एक्सपीरेशन का ऑब्स्ट्रक्शन होता है, मतलब सांस ले तो पा रहे हैं लेकिन जो ले पा रहे हैं सांस वो बाहर फिर निकाल नहीं पा रहे हैं उस हवा को, ठीक है। और इसके बीच में जो डिफरेंस मैंने पहले ही आपको बताया कि ऑब्स्ट्रक्टिव और रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज के बीच में अगर आप डिफरेंस नहीं समझ पा रहे हैं तो एक वीडियो चैनल पे अवेलेबल है, आप उसको देख सकते हैं। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे प्रोलॉन्ग्ड एक्सपायरेटरी फेज हमें देखने को मिलेगा, मतलब जो एक्सेलेशन का फेज होगा, जो ड्यूरेशन होगा वो ज़्यादा लंबा होगा ड्यू टू ऑब्स्ट्रक्टेड एयर फ्लो। एजेसरी मसल्स का यूज हमें देखने को मिलेगा, जिसमें नेक और इंटरकॉस्टल मसल्स का यूज करते हुए दिख जाएंगे पेशेंट्स आपको अगर आप फिजिकल एग्जामिनेशन कर रहे हो तो, क्योंकि वर्कलोड बढ़ गया है ब्रीथिंग का, इसलिए ये मसल्स भी साथ दे रहे हैं बाकी के जो मेन मसल्स हैं उनका। अपार्ट फ्रॉम दैट हाइपर इन्फ्लेशन ऑफ चेस्ट, बैरल शेप चेस्ट अपीयरेंस आपको देखने को मिलेगा इन अस्थमा पेशेंट्स ड्यू टू क्रॉनिक इन्फ्लेशन ऑफ लंग्स। अब इन्वेस्टिगेशंस की क्या क्या फाइंडिंग्स होगी इस बात को आप समझो। सबसे पहला है उसमें पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट, पीएफटी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, और इसमें जो स्पायरोमेट्री हम करते हैं, देखो 2 तरह की स्पायरोमेट्री भी होती है, इस बारे में शायद आपको पता हो कि स्पायरोमेट्री भी 2 तरह की होती है, एक तो आपका थेरेपेटिक होता है, दूसरा आपका डायग्नोस्टिक होता है। यहाँ पे हम डायग्नोस्टिक स्पायरोमेट्री की बात कर रहे हैं, जिसके बेसिस पे हमें अमाउंट जो कि है वॉल्यूम एंड स्पीड फ्लो ऑफ एयर, ये 2 चीज़ें हमें जानने को मिलती हैं, जिसमें पहला है FEV1 विच इज फोर्स्ड एक्सपायरेटरी वॉल्यूम इन 1 सेकेंड, ठीक है, कि फोर्सफुली एक पहले सेकेंड में फोर्सफुली एक पेशेंट कितना हवा बाहर निकाल पा रहा है, मतलब कितना एक्सहेल कर पा रहा है, ठीक है, ये होता है फोर्स्ड एक्सपायरेटरी वॉल्यूम इन 1 सेकेंड। एंड ये क्या होता है कि अस्थमा में रिड्यूस हो जाता है, ऑब्वियसली होगा क्योंकि वहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन है और वो एक्सहेल नहीं कर पाएगा उतना एफिशिएंटली, तो FEV1 जो होगा वो रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। दूसरा है FVC, फोर्स्ड वाइटल कैपेसिटी, विच में भी नॉर्मल और रिड्यूस्ड, ठीक है। और अब अगर दोनों ये रिड्यूस हैं तो ऑब्वियसली FEV1 अपॉन FVC, ठीक है, FEV1 अपॉन FVC, अब इनका रेशियो तो ऑब्वियसली रिड्यूस हो ही जाएगा, ठीक है। एंड अ रेशियो लेस देन 70% सजेस्ट्स एयर फ्लो ऑब्स्ट्रक्शन, ठीक है। अगर FEV1 टू FVC रेशियो 70% से ज़्यादा रिड्यूस होता है
तो ये क्लियरली हमें सजेस्ट करता है एयर फ्लो ऑब्स्ट्रक्शन, और इसका मतलब सीधा सीधा है कि पेशेंट किसी ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज से सफ़र कर रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हमें दूसरा चीज़ क्या देखने को मिलेगा, पीक एक्सपायरेटरी फ्लो। तो पीक फ्लो मीटर पे हमें क्या देखने को मिलेगा, इस पे हमें वेरिएबिलिटी देखने को मिलेगी। अगर हम उसको ब्रोंकोडायलेटर्स देते हैं, मेडिकेशंस देते हैं, तो फिर हमें ये पीईएफ की जो रीडिंग्स हैं वो इम्प्रूव होते हुए दिखेगी। इसका मतलब सीधा सीधा ये हो जाएगा कि ऑब्स्ट्रक्शन है, जो कि ब्रोंकोडायलेटर देने के बाद ऑब्स्ट्रक्शन दूर हो गया और पीईएफ की जो रीडिंग्स हैं वो बढ़ गई। ठीक है, तीसरा है चेस्ट एक्सरे। देखो, चेस्ट एक्सरे में जो नॉर्मल टू माइल्ड अस्थमा है उसमें हमें कुछ खास फाइंडिंग्स मिलती नहीं है, बट पर अगर हम सीवियर केसेस की बात करें तो वहाँ पे हमें हाइपर इन्फ्लेशन देखने को मिलता है, जो कि बैरल सेप्ट चेस्ट अपीयरेंस हमें देखने को मिलता है सीवियर केसेस में। लेकिन इसके अलावा अगर हम ब्लड टेस्ट की बात करें तो एलर्जिक अस्थमा जो होगा उसमें हमारा इस्नोफिल का लेवल बढ़ जाएगा और टोटल सीरम आईजीई का भी लेवल बढ़ता हुआ दिखेगा। ये ब्लड रिपोर्ट की बात। अब हम आगे बात करेंगे ट्रीटमेंट के बारे में। तो ट्रीटमेंट में सबसे पहले जो मेडिकेशंस हैं वो क्या क्या है हम यूज़ करते हैं वो ऑलरेडी यहाँ पे मेंशन है, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बाकी जितना आप दो दो एग्जाम्पल अगर याद कर पाएँ तो वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सही रहेगा। और फिर लाइफस्टाइल चेंजेस में अवॉइडिंग ट्रिगर्स, मेंटेनिंग हेल्दी वेट, रेगुलर एक्सरसाइज, ब्रीदिंग टेक्निक्स, ये सब आपको इंड्यूस करवाना चाहिए पेशेंट्स में। फिजियोथेरेपी मैनेजमेंट, इसमें ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस हम करवा सकते हैं पेशेंट से। दूसरा एयरवे क्लियरेंस टेक्निक्स, ये भी हम यूज़ कर सकते हैं क्योंकि म्यूकस का हाइपर सेक्रेशन हमें देखने को मिलता है ब्रोंकियल अस्थमा के पेशेंट्स में, तो एयरवे क्लियरेंस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, जिसमें एसीबीटी है, ऑटोजेनिक ड्रेनेज है, चेस्ट फिजियोथेरेपी है, ये सब आप करवा सकते हैं पेशेंट को। इसके अलावा उसके जो रेस्पिरेटरी इंड्योरेंस है उसको बढ़ाने के लिए, जो मसल्स का इंड्योरेंस है उसको बढ़ाने के लिए बाकी एक्सरसाइज ट्रेनिंग जैसे कि एरोबिक एक्सरसाइज, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, फ्लेक्सिबिलिटी एक्सरसाइजेज, ये बाकी चीज़ें भी हम करवा सकते हैं। पॉस्चरल ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि जो म्यूकस का ड्रेनेज है उसमें हमारा बहुत हेल्प करता है जो पॉस्चरल ड्रेनेज है हमारा। इसके अलावा करेक्टिव पॉस्चरल एक्सरसाइजेज भी हम करवा सकते हैं। चलिए, ये था हमारा ब्रोंकियल अस्थमा का रिवीजन। अब आगे आप किस टॉपिक पे रिवीजन करना चाहते हैं, किस टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तब तक के लिए इस वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें। थैंक यू, बाय।